शुरू हुई है, दूसरी लहर का कहर कम हुआ है, केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया है। तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उस खतरे से अगर आपको बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है अवैध धर्मांतरण से जुड़ी। यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक में अवैध धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। यूपी एटीएस उमर गौतम के 60 से 70 साथियों की तलाश में जुटी है, जो देश के अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वहीं सिख लड़कियों के धर्मांतरण मामले में सिख समुदाय लगातार प्रदर्शन कर लड़कियों की वापसी की मांग कर रहा है। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। We want justice. We want justice. अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने एक नया खुलासा किया। मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके लिए कुछ कोड तैयार किए गए थे जिनसे बातचीत की जाती थी। एटीएस को ऐसे 7 कोड वर्ड मिले हैं जिसमें 6 को डिकोड करके उसका मतलब पता कर लिया गया है, जबकि एक कोड वर्ड को डिकोड अभी करना बाकी है। इसकी जांच की जा रही है। एटीएस के मुताबिक धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने यह बात बताई कि साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अब पहला कोड वर्ड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी धर्म परिवर्तन करवाने की प्लानिंग। छात्रों को इसी कोड के साथ बातचीत कर धर्मांतरण की तरफ ले जाया जाता था। अब दूसरा कोड वर्ड क्या है? दूसरा कोड वर्ड है मुत्तकी। इस शब्द का इस्तेमाल एटीएस को पूछताछ में यह पता चला कि हक और सच्चाई की तलाश करना। इसको बार बार बोलकर बच्चों और दूसरे लोगों में बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा कोड वर्ड है सलात। यह शब्द नमाज के लिए कहा जाता था। इस्लाम में जो धर्मांतरण करता तो उसको ये जिम्मेदारी दी जाती कि यह शब्द बहुत बार बोला जाए, जिससे आम बोलचाल में से बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। चौथा कोड वर्ड है रहमत, यानी कि बाहर विदेशों से आने वाला फंड इसी नाम के कोड से बातचीत किया जाता था। इस वजह से किसी को शक भी नहीं हो रहा था। पांचवा कोड वर्ड है अल्लाह के बंदे, यानी कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया से मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो लाइक करता था। छठा कोड वर्ड है मोबाइल नंबर और जन्मतिथि। ये कोड वर्ड में धर्म परिवर्तन करवाने का नाम था, एक आईडी के रूप में इसको बनाया जाता था। सातवां कोड वर्ड है कौम का कलंक। ये कोड वर्ड अब तक डिकोड नहीं हो पाया है, इसकी जांच की जा रही है। देश में उमर गौतम और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद एक बड़े खुलासे। पहले विदेशी फंडिंग, फिर हवाला, टेरर एंगल और अब कोडिंग की बात सामने आ रही कि उन्होंने 7 कोड बनाए थे जिसके जरिए मूक बधिर बच्चों, महिलाओं को वो धर्मांतरण कराते थे और उस साइनिंग कोड के जरिए वो अपने गिरोह का नेक्सस आगे बढ़ा रहे थे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के एसीएस होम अवनीश अवस्थी सर मौजूद है। सर, कितना बड़ा रैकेट और आपकी जांच एजेंसियां देश के 24 राज्यों में काम कर रही हैं? जी, हमारा जो एटीएस है वो सभी हमारे जो एडीजीएलओ हैं, आईजी एटीएस हैं, उनकी पूरी टीम है, वो राज्यों में तो काम कर ही रही है। वो हमारे प्रदेश में भी 32 जिलों में लगभग काम कर रही है। कानपुर में भी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई है और हवाला के एंगल भी मिले हैं, तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है और निश्चय ही मूक बधिर बच्चे हैं तो उनको जो है मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जो है कोडिंग की इस्तेमाल 7 कोड कर रहे थे, कौन जो है कौम का कलंक जैसे बहुत सारे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी कोडिंग को डिकोड की एटीएस कर रहे थे। उसमें क्या सा निकल के आ रहा? मूक बधिर बच्चों को साइनिंग कोड के जरिए ब्रेन वॉश करते थे। देखिए, ये तो शुरुआत में भी पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि जो है इसमें धर्मांतरण के बाद जो है उनको ब्रेन वॉश इसलिए भी करते थे कि ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर विद इन दी मूक बधिर कम्युनिटी और भी लोगों को जो है इसके लिए वो लोग इसके लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। एटीएस जो है अभी काफ़ी गंभीरता से, अब तो काफ़ी जांच पड़ताल हो गई है। आपने देखा कल 3 गिरफ्तारी और की हैं और 3 लोगों को जो है इनमें गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इसमें जो है कार्रवाई चलेगी, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है प्रदेश में धर्मांतरण के संदर्भ में पहला कानून पूरे देश में इस तरह का आया है,
तो इस धर्मांतरण के कानून में स्पष्टता लिखा हुआ है कि कोई भी लोभ लालच से अगर कोई धर्मांतरण किया गया है तो वो गलत है, इलीगल है, उस पर बहुत सख्त दंड भी है। और मास कन्वर्शन यानी अगर सामूहिक अगर ऐसा किया गया है, और इस केस में तो ये ऑब्वियस है, तो इसमें जो है गंभीरतम सजा भी है। तो ऐसे में कार्रवाई बहुत सख्ती से की जा रही है। एटीएस लगातार इस पे लगी हुई है, एसटीएफ भी है, पुलिस भी है, एडीजीएलओ इसको पूरा लीड कर रहे हैं, और 32 जनपदों में जो है अलग अलग जगह चीज़ों को खंगाला जा रहा है। एक बात और सर, कल महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा कई सारी गिरफ्तारी हुई है, उसमें कहा जा रहा है ये भोले बच्चों को ब्रेन वॉश करते थे। तो आखिर कोड बनाकर कितना मामला भी सामने आ चुकी है? आपने कहा कि 1.5 से 2 करोड़ हवाला के जरिए भी आ गया है विदेशी फंडिंग में, कितना बड़ा ये नेक्सस है? देखिए, नेक्सस तो अभी खोला जा रहा है। आपको मालूम होगा 2 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे, अब 3 और गिरफ्तार किए गए हैं, और भी गिरफ्तारी करनी होगी। लेकिन अभी तो ये खुल रहा है, इसमें काफ़ी परतें हैं और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। तो ऐसे में इसको जांच पड़ताल करने, पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने, बैंक ट्रांजैक्शंस चेक करने और सेंट्रल एजेंसीज़ का सहयोग लेकर उनको सहयोग देने में अभी समय लगेगा। लेकिन लगातार कार्रवाई चल रही है और 24 घंटे जो है इसमें पूरी एटीएस इसको लगी हुई है कि इसको खोलकर। सर ईडी भी आ गई, ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। आज बुलंदशहर में भी इस मामले में लेके एक केस दर्ज हुआ है। तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, और आप एनआईए से भी अनुरोध किया क्या आपने? देखिए, इसमें हम लोगों ने जो है सेंट्रल एजेंसीज़ को सूचना दी है। बाकी सेंट्रल एजेंसीज़ को रडार पर कुछ भी आता है तो वो अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से कानून जो है करते हैं। हम लोग उनको सहयोग जो भी जहाँ भी जो भी मांगेगा वो देंगे, और ले भी रहे हैं सहयोग उनसे, क्योंकि कई प्रदेशों का मामला जुड़ा है और कई लोगों से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स से भी जो है जुड़ा हुआ है। तो हम उनका सहयोग लेते रहेंगे जिससे कि एटीएस सही जड़ तक पहुँच सके। सर अभी 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। कहा जा रहा है 150 से 200 लोग जो उम्र के संपर्क में थे, जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, वो भी आपके रडार पर है और उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है कानूनी रूप से की जाती है, साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है, और उसमें धर्म परिवर्तन के साथ साथ ये भी देखना होता है कि क्या उसमें जबरदस्ती किया गया है, क्या उसमें लोभ लालच दिया गया है। उन साक्ष्यों को इकट्ठा करने में समय लग रहा है, इसलिए जो है कार्रवाई एक एक करके दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके संदर्भ में एक बहुत गंभीरतम बैठक भी की है और कहा है सभी हमारी एजेंसीज़ को और पूरी पुलिस फोर्स को कि इसको बहुत मजबूती से देखें, क्योंकि प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह का कोई अगर कार्य जो इलीगल हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उस पर पूरी तरह से जो है ब्रेक लगाया जाए, और जो भी इसमें जिम्मेदार है उनको फिर माननीय न्यायालय के समक्ष ले जाकर कार्रवाई सुनिश्चित की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मामला बड़ा है। यूपी के 32 जिलों में छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में यूपी एटीएस और एसटीएफ काम कर रही है। ये लोग कोडिंग के जरिए भोले भाले बच्चों को पहले धर्मांतरण कराते थे, फिर उनका ब्रेन वॉश करते थे और कोड का इस्तेमाल करते थे, जिससे लोगों को पता ना चल पाए। अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। केंद्रीय एजेंसियों से भी जो दस्तावेज हैं, वीडियोज हैं, वो साझा किए गए और लगातार ये कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश के 32 जिलों समेत देश के 24 राज्यों में। वीडियो सकले साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और रफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, क्या डेवलपमेंट अभी स्टोरी में सामने आ रहा है? कितनी गिरफ्तारियां कुल हो चुकी हैं? और ये जो अब कोड की बातें सामने आ रही हैं कि कोड वर्ड में बातचीत हुआ करती थी, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल अर्पिता, ये चूंकि मसला बहुत गंभीर है, क्योंकि 2 मसले हैं जिस पे एटीएस का फोकस है और यूपी सरकार का। पहला, विदेशी फंडिंग, क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ रुपए खाते उमर का जो दावा इस्लामिक सेंटर है उसके अलग अलग खातों में विदेशों से फंड आए, कतर से लेकर कई जगह से। एक दूसरा ये कि जो कोडिंग का इस्तेमाल कर रहे थे, 7 तरह की कोडिंग, मुतक्की, सलात, रहमत, इस तरह का जो कोड इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर कोई विदेशी फंड है तो उसे रहमत बोलते थे, और बच्चों का ब्रेन वॉश करते थे कि जब उनको नमाज पढ़नी हो या कोई और काम करना हो तो ये सब जो प्रक्रिया जो हो रही थी वो एटीएस को हाथ लगे, जो काफी चौंकाने वाला। और अब तक 5 गिरफ्तारियां ऑफिशियल की गई हैं। इसके अलावा 150 से 200 लोग ऐसे हैं जिनको एटीएस अलग अलग राज्यों से, अलग अलग यूपी के जिलों से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के 32 जिलों में छापेमारी चल रही है। सरकार के एसीएस होम ने सीधे न्यूज 18 इंडिया पर यह कहा है कि 32 जिलों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर भी उनके नेक्सस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा, यानी जो हवाला का पैसा आया है वो पाकिस्तान या दूसरे देश से अगर आया है तो इंटरनेशनल बॉर्डर से कैसे आया है,
केंद्रीय जो जांच एजेंसियां उनसे भी वो पूरी जानकारी शेयर कर रहे हैं, मदद कर भी रहे हैं और मदद ले भी रहे हैं। तो एटीएस और एसटीएफ के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री ने बैठक की। अगर ये मामला गंभीर नहीं होता तो एक हफ्ते में 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बैठक नहीं करते। और उन्होंने सभी जांच एजेंसियों को कहा है कि इसके तह तक जाएं, जो भी दोषी हो कार्रवाई करें। अभी भी 150 से 200 लोग एटीएस। ठीक है जी, जरा आप रहिए साथ। देखिए, उधर जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय की 3 लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में जारी प्रदर्शनों के बीच एक पीड़ित लड़की का बयान सामने आया। लड़की ने एक वीडियो बनाकर अपना बयान जारी किया। लड़की ने जबरन धर्मांतरण के दावों को खारिज करते हुए 2012 में अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कराने का दावा किया। साथ ही लड़की का यह भी दावा कि उसने 2014 में अपनी मर्जी से अपने दोस्त से निकाह किया। मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए। यही नहीं, उस लड़की ने दावा किया कि घर वालों के हवाले किए जाने के बाद उस पर लड़के और उसके परिवार वालों के खिलाफ बयान देने का दबाव डाला गया। जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे। वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहाँ पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहाँ पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। पीड़ित सिख लड़की ने जबरन बयान दर्ज कराए जाने के आरोपों पर भी जवाब दिया। उसने दावा किया कि कोर्ट में उसने अपनी मर्जी से बयान दर्ज कराए और उस पर किसी का कोई दबाव नहीं था। आपको पता है कोर्ट में कोई किसी को गन पॉइंट पे कभी उसकी स्टेटमेंट नहीं ले सकता। अगर ऐसी चीजें होने लगी फिर कोर्ट पे भी तो कभी हम यकीन नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सब तो आपको पता ही है। कोर्ट पे कोई किसी को गन पॉइंट पे नहीं रख सकता है। और मेरे को जैसे जम्मू में लाया गया, मैं तो किसी से भी नहीं मिली, मेरे को तो वुमेन्स पुलिस स्टेशन में रखा गया। वहीं अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि इन लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाकर बड़ी उम्र के लोगों से निकाह करवाया गया। हालांकि अब लड़की का इन आरोपों पर क्या कहना है, आप ये भी सुनिए। 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50-50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई। मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। रिफत, अब लड़की का बयान सामने आया, इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही? परिवार वालों का कोई कहना हो, अभी कुछ कहा उन्होंने? देखिए, जिस तरीके से ये लड़की बयान दे रही है तो साफ ये हो रहा है कि अपनी मर्जी से गई हैं। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कोर्ट के पेपर्स भी इनके पास है और उन्होंने कहा कि 2012 में कन्वर्ट हुई और 2014 में उन्होंने निकाह किया है मुजफ्फर नामी लड़के के साथ। जिस तरीके से आरोप लग रहे थे कि मुस्लिम लड़के ने इसको किडनैप करके लिया, तो ये लड़की साफ कह रही है कि इसने बयान दिया है हर जगह पे SHO के सामने भी कि कोई किडनैपिंग नहीं हुई है, ये जो कुछ भी इसने किया है अपनी मर्जी से किया है। तो ऐसे में जो आरोप लगे थे वो बेबुनियाद यहाँ पे लग रहे हैं। और ऐसे में इस लड़की ने ये भी कहा कि पॉलिटिक्स हो रही है इस चीज़ पे, और इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी का नाम इस्तेमाल ना किया जाए। जो कुछ भी हुआ है इसकी अपनी मर्जी से हुआ है और ये लड़की बालिग है। ये कह रही है कि इसकी एज 29 ईयर्स है और इसे पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे में बालिग लड़की का एक हक है, उसका अपना एक हक है। अगर वो अपनी मर्जी से कोई चीज़ करना चाहती है या शादी करना चाहती है तो कानून नहीं रोक सकता है उसको, क्योंकि कानून में इजाज़त है कि बालिग लड़की अपने लिए फैसला कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से इस पर विरोध किया गया और प्रोटेस्ट भी हो गए, आपको मालूम है कि ये जो सिरसा जी हैं ये
आ गए यहाँ पे, उसके बाद प्रेस से भी बात की और उसके बाद ही यहाँ पे ये मामला जो है तूल पकड़ने लगा। काफ़ी सारी प्रक्रिया इस पे आई, काफ़ी सारी रिएक्शंस आई, लेकिन इस लड़की ने कल शाम को ये जो वीडियो बनाया तो इससे साफ लग रहा है कि कोई किडनैपिंग नहीं हुई है और साथ ही बाय फोर्स किसी ने इसके साथ निकाह नहीं पढ़ा है, बल्कि ये कह रही कि अपनी बैचमेट के साथ इसने अपनी मर्जी से निकाह पढ़े। रही रिफत आप साथ। इससे पहले श्रीनगर और दिल्ली में सिख समुदाय के लोग जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में सड़कों पर उतरे। श्रीनगर में अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। वहीं दिल्ली में भी सिख समुदाय के लोग विरोध जताने जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर पहुंचे और रेजिडेंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। जबरन धर्मांतरण से गुस्साए सिख समुदाय के नेताओं ने केंद्र सरकार से दूसरे कुछ राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी सख्त कानून बनाने की मांग की।